हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आप सबको विश्व चिंतन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज विश्व चिंतन दिवस है। आज 22 फरवरी 2023 22 फरवरी के दिन विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। आज उसकी जो थीम है, हमारी दुनिया हमारा भविष्य शांतिमय हो। तो इसी के साथ हम इस आगे जो चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बैंकों के प्रकार। जैसे हमने कल जाना था बैंकों के इतिहास के विषय में, बैंककार क्या करते हैं, बैंकों के प्रकार के विषय में जानते हैं। जो बैंक होते हैं, आपको बताया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता अनुसूचित बैंक, दूसरा होता गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरी अनुसूची में शामिल हो, साथ ही साथ उनका मिनिमम फंड यानी न्यूनतम कोष जो होना चाहिए 500 करोड़ रुपए का होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये होता है, जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके दूसरे अनुसूची में इनको शामिल करना होता है। अगर ये शामिल हैं तो अनुसूचित बैंक हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उनमें जो 500 करोड़ रुपए की जैसे कि क्षमता हो, कैपेसिटी हो, पावर हो, यानी उनका मिनिमम फंड हो, भाई तुम जिनकी नेटवर्थ यानी कि मिनिमम इतना होना चाहिए। और गैर अनुसूचित बैंक वह बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में नहीं शामिल होते हैं, उन्हें गैर अनुसूची बैंक कहते हैं। और फिर अनुसूची बैंक को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कमर्शियल बैंक, और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फाइनेंस, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। और फिर उसके बाद जो आपका कमर्शियल बैंक है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक हो गया, फिर फॉरेनर बैंक हो गया, फिर रीजनल रूरल बैंक हो गया। फिर उसके बाद आपका जो कमर्शियल बैंक है, आज हम इस सब पे चर्चा करते हैं विस्तार से। जैसे कोऑपरेटिव बैंक में होता है, कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फाइनेंस में आपका सिडबी जो होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक हो जाता है। फिर उसके बाद आपका नाबार्ड हो जाता है, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक। ये सब आपके हो गए। फिर अब हम जो कमर्शियल बैंक विषय में चर्चा करने वाले हैं, देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है पूरा है, आप ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, या तो हम नोट डाउन कर लीजिए। जो है आरबीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसी प्रकार उसका कैटेगरी का डिवाइड हुआ है। फिर अब आता है मन की, जैसे कि अब आपके प्रश्न में कमर्शियल बैंक क्या होता है। ये कमर्शियल बैंक देखिए वह बैंक होते हैं जो पैसे का लेन देन करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं, यानी किसके लिए, लाभ के लिए। यानी कि क्या है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जमा स्वीकार करते हैं और लोन भी देते हैं। यानी कि उनका एक काम है साख सृजन करना। जिस साख सृजन कैसे होगा, अगर आप बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे तो आपके पैसों को बैंक किसी अन्य व्यक्ति को देगा, अदर व्यक्ति को देगा। ये होता है साख सृजन होता है। बैंक इसी प्रकार से अपने शाखा विस्तार करता है इसी। और उसके बाद जो प्राइवेट जो पीएसबी होता है, पीएसबी में जो इस समय 12 बैंक है शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में आप देखेंगे 12 बैंक शामिल हैं। जो 12 बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका एसबीआई है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये सब 12 हैं बैंक। जो मुख्यतः हमें इसमें जानना है, 2-3 बैंकों के विषय में जान लेना है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कमर्शियल बैंक में हमने पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की। पब्लिक सेक्टर, अब आपके मन में भी प्रश्न, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन होते हैं, तो बताए पब्लिक सेक्टर बैंक वह बैंक होते हैं जिसका मालिक सरकार होता है। सरकार से मतलब क्या है,
जिसमें स्वामित्व जो है 50% ज़्यादा सरकार की होती है, उसे बोलते हैं सरकारी बैंक या सार्वजनिक बैंक भी बोलते हैं। आपने देखा भी हो जो भारतीय स्टेट बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब सरकारी बैंक है, क्योंकि इसमें सरकार का जो है जो संपत्ति है ज़्यादा है, यानी शेयर ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, यानी 50% जिसका शेयर ज़्यादा तो मालिक वही होता है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो होता है एसबीआई जो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बना था 1955 में बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था, इंपीरियल बैंक वो बना था बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में बना था 1840, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में बना था, 1843 में बना था बैंक ऑफ मद्रास। इन्हीं तीनों का संयुक्त रूप है आपका एसबीआई। लेकिन ये तीनों बैंक का जो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1955 में एक एक्ट के माध्यम से, तो इसको इंडियन एक्ट के माध्यम से इसको राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम हो गया भारतीय स्टेट बैंक। इस समय जो भारतीय स्टेट बैंक है इसकी विदेश सबसे बड़ा बैंक है, इसकी 52 शाखाएं हैं विदेश में। और स्टेट बैंक की ये भी विशेषता है कि यह भारत में क्रेडिट कार्ड जैसे कि लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। और इसके अलावा आप एसबीआई के इतिहास के विषय में और जांच पड़ताल आगे करेंगे तो ये पाएंगे कि जो आपका एसबीआई है उसमें जो बैंक है, जैसे कि मतलब कि जो तीनों बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को 1861 में एक हुआ था पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ था। यानी इसका मतलब ये था कि अब सरकार ने जो था ब्रिटिश हुकूमत ने अब बैंकों को दे दिया नोट छापने के लिए। तो इन तीनों बैंक के पास नोट छापने का अधिकार था, पेपर करेंसी एक्ट 1861 के अंतर्गत था। एसबीआई ये है। फिर आपका आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी शाखाएं विदेशों में 50 शाखाएं हैं, आपका दूसरा बैंक है। फिर एक बैंक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है लाला लाजपत राय को। यह बैंक जो है पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक था। देखिए अवध कमर्शियल बैंक भी स्थापित हुआ था इससे पहले, लेकिन वो पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक नहीं था। लेकिन जो ये आपका बैंक है ये पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित है। इसमें जो शेयर धारक हैं पूरे भारतीय हैं। भारतीयों ने अपने पैसा एक रुपये उपयोग करके अपना पूरा पैसा लगा करके पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। इसकी स्थापना इसलिए की थी क्योंकि जो विदेशी बैंक लाभ ज़्यादा लेते थे और कभी कभी हक भी मार लेते थे, और उनकी जो कानूनी पेचीदगियाँ थी बहुत ज़्यादा थी, आम जनता से हट करके थी। क्योंकि अपने यहाँ भारत में लोग पढ़े लिखे थे नहीं, लोग पैसा निकालने जाते थे तो उसमें सब इंग्लिश में लिखा रहता था, उनको समझ भी नहीं आता था। तो और उस समय आप जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत थी, सारे काम ऑफिशियल काम उनके अंग्रेजी में होते थे। इसलिए लाला लाजपत राय ने लोगों की आवश्यकताओं को समझा, उस समय की परिस्थितियों को भापा, यानी उस समय की भापा कि लोगों को अगर बैंक से जुड़ना है तो पूरा भारतीयकरण होना चाहिए बैंकों का। भारतीयकरण इसलिए होना चाहिए बैंकों का, अगर यदि ये बैंक भारतीयों का रहेगा तो भारतीय लोग को ये भय रहेगा कि अगर हम इसमें भय नहीं रहेगा, यदि हम इसमें पैसा जमा करते हैं भविष्य में ये पैसा लेके भागेंगे नहीं, इससे वो निसंकोच होकर पैसा जमा करने लगते हैं। ये तो सही बात भी है, करना भी चाहिए। और पंजाब नेशनल बैंक जो है बढ़िया कार्य कर रहा है, इसका मुनाफा भी बढ़िया है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ये सब सार्वजनिक बैंक है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इस 12 बैंक है, इनकी संख्या 12 है। पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर आप बात करें, अगर इसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अवसंरचना, जैसे उसका आप बैंक का कार्य प्रणाली देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें जो होती है
देर से काम होता है। जैसे आप SBI में खाता खुलाने जाएंगे, उसके बाद उसमें आपको बता देंगे देखिए आय प्रमाण पत्र ले आइए, जाति प्रमाण पत्र ले आइए, पैन कार्ड ले आइए, और उसके बाद आप खाता खुलाएंगे, 5-10 दिन बाद आपका पासबुक मिलता है, फिर जाके ATM मिलता है, यानी प्रोसेस लंबा हो जाता है। और साथ ही साथ अगर वो मदद भी नहीं करते हैं, जैसे कि आप सरकारी बैंक जो होते हैं, अगर आप जाइए, अगर उनसे पूछेंगे कृषि पर कोई सब्सिडी है, कोई पैसे कोई स्कीम आई है, ऐठ के बोलते हैं, सही बोलते ही नहीं, सेखी बखारने लगते हैं। उन सब की ये आदत होती है बैंक को, क्योंकि जो अमूमन जो होते हैं सरकारी बैंक में, जो कैशियर, क्लर्क और मैनेजर होते हैं, वो जातिवाद और नस्लवाद से ग्रसित होते हैं। उनके अंदर जात का अहम होता है। जैसे कई बार सरकारी बैंकों में देखा भी जाता है, कई व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं, जैसे सक्षम है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, कोई SC कैटेगरी का है, वो प्राइमरी के अध्यापक को पैसा जमा करने आ रहा है, लेन देन करने आ रहा है, तो तब उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो मैनेजर है उनको नहीं देख पाता है, क्योंकि उनके अंदर वही जातिवादिता हावी है। और तो छोड़ो, खैर उनकी है, लेकिन ये सब समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो सरकारी बैंकों के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है। आपका आता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक की संख्या 22 है। जैसे इसमें से 22 है, इसमें से हम 2 बैंक अगर बात करें, तो जो प्रमुख बैंक है आपका, जिसका नाम है HDFC है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1994 में हुई थी, HDFC की और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो HDFC है, ये जानते हैं सबसे अमीर बैंक है प्राइवेट बैंक में, क्योंकि इसके पास पूंजी बहुत है, पैसा बहुत है। होता नहीं कि नेटवर्थ के मामले में सबसे ज़्यादा अमीर बैंक है HDFC। और HDFC इतना अच्छा बैंक है, इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। अर्थात ये बैंक ने 2013 में सबसे ज़्यादा शिविर लगाया था रक्तदान करने के लिए। लगभग 1200 या 1300 शिविर लगाया था, अपना पैसा खर्चा करके लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था, रक्तदान करो। रक्तदान करने से आप किसी के जीवन को रक्षित करते हैं, साथ ही साथ आप अपने बॉडी को डिटॉक्स भी कर लेते हैं, और बॉडी को अपने आप जैसे कि हील भी करते हैं। यानी हील मतलब कि आपकी बॉडी थोड़ा हील हो जाती है। HDFC होता है जो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाउसिंग डेवलपमेंट, HDFC का फुल फॉर्म अगर देखेंगे क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये होता है HDFC फुल फॉर्म होता है। फिर आपका ICICI बैंक आ जाता है। जो ICICI बैंक होता है, उसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ICICI का बैंक का मुंबई में है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है जिसने इंटर बैंकिंग की शुरुआत की थी 1998 में। 1998 में ICICI बैंक ही इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी। और इसके अलावा इन्होंने मोबाइल ATM की भी शुरुआत की, ICICI बैंक ने। यानी कि प्राइवेट बैंक जो कौन कौन सा हो गया आपका हो गई HDFC, ICICI, ये 2 बैंक हो गए। और PSB में हमने बताया था, SBI लिख लीजिए, और उसके बाद PNB, बैंक ऑफ BOE, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए इसमें 12 बैंक, इसमें 22 है, लेकिन हम मुख्यतः 3 बैंकों के बारे में बता दे रहे हैं, और इसमें 22 है, क्योंकि ये 3 बैंक एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं, इसकी स्थापना कैसे हुआ था, साथ ही साथ किन बैंकों के विलय के बाद इसका बना है, इतिहास क्या है। तो पेपर करेंसी एक्ट भी से पूछ लेते हैं, किन बैंकों को मिला था अधिकार नोट छापने को, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी विदेशी शाखाएं 50 शाखा है। और प्राइवेट बैंक जो HDFC है, ये इसका काम तो बताए ही हैं, ये सबसे अमीर बैंक है।
ये जो है सब ज़्यादा ये इसकी भी शाखाएं हैं और इसका जो है इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल एटीएम की शुरुआत की देन कहा जाता है। फिर आता है फॉरेनर बैंक। फॉरेनर बैंक क्या होते हैं? विदेशी बैंक वे बैंक होते हैं जिनके मालिक जो होते हैं विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हैं, जिनका मुख्यालय विदेश में रहेगा लेकिन जिसकी ब्रांचेस क्या होगी? इंडिया में है, उसे बोलते हैं फॉरेन बैंक। जैसे कि अब भैया फॉरेन बैंक है, विदेशी बैंक है। विदेशी बैंक जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक का मुख्यालय अमेरिका में है लेकिन शाखा जो है इंडिया में है, तो विदेशी बैंक है क्योंकि लाभ जो यहाँ खुला है लाभ की दृष्टि से खोला है, उसके मालिक विदेश में रहते हैं। जैसे एसबीआई है, एसबीआई एक विदेशी, आप सोचिए एसबीआई जो विदेशों में अपना 52 उसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेज है 52 देशों में, तो वहाँ उन देशों के लिए वो विदेशी बैंक हो लेकिन अपने देश में स्वदेशी बैंक है। उसी प्रकार सिटी बैंक भी अपना विस्तार की है, वहाँ के लिए जो है स्वदेशी है लेकिन यहाँ के लिए सिटी बैंक विदेशी है। जो फॉरेनर बैंक है ये भी 3 है, एक सिटी बैंक है, और एक हो गए HSBC बैंक, और एक DBS हो गया एक। तो सिटी बैंक जो है इसका मुख्यालय अमेरिका में है, ये भी बढ़िया योगदान दे रही है क्योंकि भारतीयों में कई भारतीय इसके प्रति रुझान दिखाते हैं खोलने के लिए, और कई लोग सेखी बघाड़ने के लिए भी खोल लेते हैं, कहते हैं देखो हमारा विदेशों में खाता है, विदेशी बैंक में खाता है, तो इसमें कई छूट भी मिलता है। जैसे विदेशी बैंक होने से छूट मिलता है, अब अमेजन या फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जो ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट और हैं, अगर इन सब पे आप ख़रीदते हैं तो उस पर ऑफ मिल जाता है। जैसे क्रेडिट डेबिट से आप ट्रांजैक्शन करते हैं या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो उस पर ऑफ मिलता है। जो HSBC बैंक है इसका नाम है हांगकांग एंड संघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन। जो HSBC इसी श्रेय जाता है 1987 में भारत में पहला ATM स्थापित करने को। भारत में HSBC ही पहला है बैंक है जिन्होंने क्या शुरुआत की, जिन्होंने ATM लगाया 1987 में। और आपका एक DBS बैंक आ जाता है जिसका नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसका भी मुख्यालय सिंगापुर में ही है। ये जो आपके प्रमुख 3 बैंक है ये फॉरेनर बैंक है। फॉरेनर बैंक क्या है फिर से बता देते हैं, जिनके मुख्यालय किसी अन्य देश में हो। अब हेडक्वार्टर जो है जैसे कि उनका किसी अन्य, लेकिन ब्रांच जो है शाखाएं जो हैं किसी दूसरे देश में है, तो विदेशी, जैसे शाखाएं उसके अपने देश में है, जैसे भारत में है सिटी बैंक और HSBC और DBS का, इसलिए फॉरेनर बैंक है। और आता है रीजनल रूरल बैंक RRB। देखिए जो रीजनल रूरल बैंक है इसकी स्थापना जो हुई थी 27 सितंबर 1975 में हुआ था। 27 सितंबर 1975 में। और ये नर्सिंग कमेटी ने रिकमेंड किया था, नर्सिंग कमेटी ने, कि बनाया जाए। अब इसका आता है रीजनल रूरल बैंक का गोल क्या था, उद्देश्य यह था जो कुटीर उद्योग है, जो सूक्ष्म उद्योग है, जो मध्यम उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग है, उनको यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से धनराशि प्रदान करना। जैसे कि एक उद्देश्य ये भी है गांव में वित्तीय समावेशन करना। जैसे कि गांव में दूर दराज के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम इलाके क्षेत्र हैं, वहाँ बैंक स्थापित करना। क्योंकि बैंक तो 1975 में, जैसे कि आप जानते हो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 14 बैंकों का, लेकिन और जो जैसे बैंक थे, जैसे कि 14 बैंक थे, वो पर्याप्त नहीं थे इस पूरे भारत में लोगों के लिए अर्निंग सर्विस दे सके। फिर नर्सिंग कमेटी ने इंदिरा गांधी सरकार में अनुशंसा दी कि एक ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खोला जाए। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक ये रहेगा जो भाई मछली पालन करने वाला व्यक्ति है, उसको लोन चाहिए बेचारे को, वह आसानी से जा करके लोन की प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ सरकार का ये भी ध्यान था कि लोगों को बैंक से कनेक्ट भी किया जाए।
और जिससे कि ये होता है कि जो जो गरीब व्यक्ति हैं, अगर वो अब पैसे अगर जमा करेंगे तो एक तरह से सेविंग की वो भी समझेंगे, बचत भी समझेंगे। पहले आप गाँव में देखते होंगे, गांव में बहुत सारे लोग जो हैं पैसे जो है पहले, अब तो मान लो जागरूकता है, 80 के दशक में जागरूकता थी नहीं, पैसे जो है मिटकम दबा के रख देते थे हाड़ी और मिटका में। तो क्या होता है, ज़मीन में दबा के रख दिए, वो मर गए, पता ही नहीं चलता था पैसा बाबूजी कहाँ छुपा के गए। ये समस्या होती थी भैया, सबको होती थी। आप देखते होंगे किसी किसी घर में होता, नहीं कहते हैं कि हाड़ी भरा हुआ रुपया पा गए, गहना पा गए। पहले के ज़माने में पिछले क्या करते तो पैसा छुपा के ज़मीन में गाड़ देते थे, तो ये चीज़ें होती थी। इससे क्या हुआ, पैसे को आप जड़ बना दे रहे हैं। अगर पैसा यहीं रहेगा तो भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि अगर पैसे अगर दौड़ता रहेगा तभी विकास होगा। इसलिए पैसा, इसीलिए सरकार ने सोचा कि अगर रीजनल रूरल बैंक खोल देते हैं, अगर सब उसमें खाता खुलाएंगे, बढ़िया से खाता खुलेगा, लोग अपने जो सेविंग करेंगे, बचत करेंगे, उसको ले आकर अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेंगे। और जब लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, उसके बाद उनके पास जो बचत होगा सेविंग अकाउंट का पैसा, वो फिर अपने भविष्य में अपने बच्चों की शादी करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनवाने के लिए, और साथ ही साथ किसी अन्य कार्य के लिए लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि 80 के दशक में चोरी वोरी भी बहुत होती थी, चोरी डकैती, तो इसलिए ये बैंक अनिवार्य हो गया था। और जो एक चीज़ और है, पर अब आपके मन में आएगा, प्रथम जो रीजनल रूरल बैंक था आपका, सिंडिकेट बैंक ने खोला था, उसका नाम था प्रथमा बैंक था। जो प्रथम रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक था, प्रथमा बैंक, इस सिंडिकेट बैंक के माध्यम से खोला गया था। सिंडिकेट बैंक के माध्यम से खोला गया था 1975 में, मुरादाबाद में है प्रथमा बैंक बनाया गया था। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद, तो वहाँ है प्रथमा बैंक। अब एक मना है कि रीजनल रूरल बैंक है, इसमें फंडिंग किसकी, जैसे किसके सहयोग से खुलता है, चलता है। तो आपको बता दें, रीजनल रूरल बैंक जो है उसको खोलने में 50% सहयोग सरकार का रहता है, 15% योगदान बैंकों का रहता है, इनका रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% योगदान प्रवर्तक बैंक रहता है। जैसे कि अगर हम समझाएं सरल भाषा में, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रथमा बैंक खुला। अब प्रथमा बैंक में अगर 100 रुपये खर्चा आ रहा है खोलने मतलब खर्चा, जैसे कि उसका दीवार उवाल बनवाने में, फिर डेस्क बेंच लाने में, कुर्सी मेज लाने में, तखत लाने में, और लाइटिंग व्यवस्था करने में, भाई इन सब पैसा लगेगा ना। मान लो इस सब में 100 रुपये आया खर्चा, मान लो टोटल वो 100 नहीं आएगा, लाखों रुपए आएगा, मान लो छोटी रकम 100 आ गया। 100 में से जो 50 रुपये खर्चा करे सरकार देगा, सरकार बोले भैया 50 रुपये सरकार देगा, 50 रुपये, और जो 15 रुपये है उत्तर प्रदेश सरकार देगी, और 35 बैंक सिंडिकेट बैंक देगा, क्योंकि प्रवर्तक बैंक है वही लागू कर रहा है, तो 35 रुपये देगी। में जो अनुपात होता है 50:15:35 का होता है, यानी 50 रुपये सरकार देगी, 15 रुपये राज्य सरकार देगी, 35 रुपये प्रवर्तक बैंक देगी। और इसके अलावा जो अभी पहले तो 186 बैंक थे लगभग, हाँ 156 बैंक थे, इस समय 43 बैंक हैं अमूमन कार्य कर रहे हैं। तो 30 बैंक बहुत बेनिफिट में हैं, क्योंकि 1986 में केलकर आयोग ने ये रिकमेंड किया कि अब इसकी जो हैं ज़्यादा स्थापित न किए जाए। ये उस पर केलकर आयोग रिकमेंड सिफारिश के आधार पर बंद कर दिया था बैंकों, यानी बैंक अब नहीं ओपन होंगे रीजनल रूरल बैंक अब किसी अन्य शहर में भारत के। इसलिए 156 थी जो बंद होते होते अभी 43 बैंक बचा है, जो 30 इस वित्तीय वर्ष में बेनिफिट में थे, बाकी 13 में जो चलता है 19-20 लाभ हानि वाला चलता है। तो ये बैंक हो गए कमर्शियल बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार ही मालिक होती है। प्राइवेट बैंक कोई इसमें व्यक्ति मालिक होता है, जैसे कोई व्यक्ति मालिक हो, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट, उसका कोटक महिंद्रा उदय कोटक मालिक हैं। इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता, किसी संस्थान या कंपनी या व्यक्ति का मालिकाना हक रहता है। और एक फॉरेनर बैंक विदेशी बैंक, विदेशी बैंक में क्या है,
विदेशी बैंक में मालिक कौन और मुख्यालय कहाँ है, किसी और देश में, लेकिन ब्रांच कौन है, अपने देश में, वो है विदेशी बैंक। और आपका फिर रीजनल रूरल बैंक आ जाता है। लेकिन आप कभी गए हैं, आप जैसे प्राइवेट बैंकों में जाएंगे, एक चीज़ें देखने व्यवस्था अच्छी लगती है। वहाँ प्राइवेट बैंक बड़े बड़े जैसे 5 स्टार होटल तरह उनकी बिल्डिंग रहती है। आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना देखेंगे, आप बोलेंगे वाह क्या सुंदर है, जैसे होटल जैसा लगता है, 5 स्टार 5 स्टार। उसमें आप जाएंगे, गए अंदर, आपको वहाँ जो कर्मचारी में प्रेम से बोले हेलो सर आपको क्या चाहिए। वहाँ जो लड़कियाँ रहेंगी वो हेलो मैडम रहेंगी, यानी जो काम करने वाले कैशियर सब प्राइवेट रहती हैं, प्रेम से बोलेंगी हेलो सर कौन से अकाउंट खुलाना है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट यानी कि FD, रिकरिंग अकाउंट। अभी ये बताते हैं, एक घटना हुआ था, एक हमारे दोस्त हैं HDFC गए थे बैंक में। HDFC बैंक जैसे कि गए यहाँ, फिर उसके अंदर ऑफिस प्रवेश किए तो हमारे दोस्त गए थे खाता खुलवाने, सेविंग अकाउंट। फिर वहाँ जो खाता खोलने वाले जो होते हैं क्लर्क वगैरह जो बातचीत करते हैं, फार्म वगैरह भरने के लिए सुझाव देते हैं, उनसे बात, क्लर्क एक मैडम थी। अगर जैसे कि कारपोरेट ऑफिस में अधिकतर आप मैडम वगैरह देखते हैं, अधिकतर वो सुंदर होती हैं, उनके बिखरे केस होते हैं और मुस्कान ऐसी होती है जैसे लग रहा है आपको ही लाइन दे रही हो, आपसे ही फ्लर्ट कर रही। अब हमारा दोस्त गया, हम भी गया तो सेविंग अकाउंट खुलाने, और खुला के आया FD करके, वो भी कितना 50,000। कैसे करके आया, उनकी कम्युनिकेशन प्रभावित कर दी ना। हेलो सर, वैसे बालों को संवारते हुए मैडम बता रहे हैं हेलो सर एक खाता खुला लीजिए, FD कर लीजिए, आपको ये बेनिफिट होगा, मुस्कुरा मुस्कुरा के। तो ये चीज़ें भी डिपेंड। और अपने आप सरकारी बैंकों में जाएंगे, सरकारी बैंकों में भैया वहाँ परेशान ही रहते हैं अपने गृहस्थ जीवन से, तो आपका ही क्या निदान करेंगे, वो खुद ही फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, कोई सेविंग अकाउंट भी सही से नहीं खुलाता है। तो इसीलिए प्राइवेट बैंकों की डिमांड ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इसमें हम कमर्शियल बैंक के विषय में चर्चा कर लिए हैं। कल हम चर्चा करेंगे कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फाइनेंस विषय में। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।